नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने पदभार ग्रहण करने के बाद आगामी योजनाओं को गिनाने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके पास महत्वपूर्ण विभाग है जिससे आम लोगों का जुड़ाव रहता है। ऐसे में सभी वर्गों के लिए दृढ़ता से काम करते जाएंगे। साथ ही कई विषयों को लेकर उन्होंने हॉर्नबिल टीवी से भी खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। मंत्री खजान दास जी हमारे साथ होते हैं। सर, कार्यालय का उद्घाटन किया है, किस रूप में देख भी रहे हैं और आज से विधि विधान से देखिए, आज कार्यालय की शुरुआत हुई है और इस पावन अवसर पर मैंने आज कार्यभार ग्रहण किया है कार्यालय में। और यहाँ पर अपने जो सीनियर कार्यकर्ता है उनको आमंत्रित किया गया, यहाँ पर आए। और जैसा कि महत्वपूर्ण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया है, समाज कल्याण विभाग, जो सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पहले भी एज राज्य मंत्री के रूप में मेरे पास ये विभाग रहा है, किंतु तब में और अब में बहुत बड़ा अंतर है। विभाग का ढांचा बहुत बड़ा बना है। मैं सबसे पहले इसकी समझने की कोशिश करूंगा, समीक्षा बैठक करूंगा और उसके पश्चात मैं जिलों का भी भ्रमण करूंगा, क्योंकि 13 हमारे राजस्व जिले हैं और 13 जिलों में जाकर के लोगों के बीच में जाकर के क्या पेंशन का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिल रहा है, क्या अंतिम छोर के व्यक्ति की सुनवाई हो रही है। इसी के निमित्त मैं अपने जिलों का भ्रमण भी करूंगा। और जो मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमारा 2027 में भारतीय जनता पार्टी पुनः आएगी, इसके लिए भी हम सब मिलकर के काम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि कार्यकर्ताओं के आधार पर, कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पुनः जीत गई। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट में भी आपने प्रतिभाग किया, किस तरह का एक्सपीरियंस? देखिए, मैं पहले भी रहा हूँ, एज ए कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा हूँ, राज्य मंत्री भी रहा हूँ, तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। धामी जी की जो सोच है, जो धामी जी का चिंतन है, युवा सोच है उनकी, और जो उनका मकसद है कि उत्तराखंड विकास की ओर बढ़े, उन्होंने सभी मंत्रियों को कल निर्देशित भी किया है कि आप शहर में न रह करके जिलों में जाएं, जिलों की समीक्षा करें और जहां पर दिक्कत है, अगर कोई बड़ी दिक्कत है तो मुझको भी बताएं। और इसलिए जनता से जुड़े रहना, ये माननीय मुख्यमंत्री ने हम सबको दिशा निर्देश दिया। सर, अंतिम सवाल यह है कि हवाई सेवा का भी शुभारंभ किया है आज, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए कि आज एक सेवा का शुभारंभ हुआ है और आज हवाई जहाज से सीधे पिथौरागढ़ के लिए उड़ान भरी है, नैनी सैनी के लिए। और इस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि अब ये सेवाएं उत्तराखंड से भी, देहरादून से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से देहरादून और दिल्ली से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से दिल्ली की सेवाएं रिलायंस के माध्यम से जो दी जा रही है, उसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज हमारे प्रत्येक इंटीरियर क्षेत्र में वहाँ पर हेलीपैड बन गए हैं बहुत सारे। आज 118 हेलीपैड उत्तराखंड में बने हैं, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। और अभी भी उनका लक्ष्य है कि हम और विकसित कैसा करें, और मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जब कभी भी कोई घटना घटती है इंटीरियर क्षेत्र में तो देहरादून आने के लिए बहुत बड़ा समय लगता है। अगर हम धारचूला मुनस्यारी की बात करें और पिथौरागढ़ की बात करें, गंगी की बात करें, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटीरियर क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसलिए हेली सेवा भी जरूर है, एम्बुलेंस सेवाएं भी जरूर है। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा लाभ आम जनमानस को मिलेगा। जी, धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। खजान दास जी हमारे साथ थे, जो तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। नैनीताल के भीमताल पहुंचे कैबिनेट मंत्री राम सिंह केरला का क्षेत्र वासियों और समर्थकों ने भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान लोगों ने बैंड बजाकर उनका जुलूस निकाला, जहां पर मंत्री का जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में भव्य बाइक रैली निकाली गई। पूरे कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली और श्री उत्साह का माहौल बना रहा।
नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है और हम निरंतर विकास कर रहे हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर धामी जी की सरकार की जो योजनाएं हैं, हमने बीच में भी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से गांव और न्याय पंचायत स्तर तक उन योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और 70 में से 57 सीटें 55 से 57 सीटें हम जीतेंगे। मैं दावे के साथ आपके से कह सकता हूं, क्योंकि जब उत्तराखंड में कई बड़े नेता नई दिल्ली में कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया वो बीजेपी के चेहरे को ही नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अनुशासन के दायरे में रहना सिखाया है। जो अनुशासन का दायरा तोड़ता है उन्हें पार्टी से बाहर किया जाता है। स्पष्ट कर दूं, जिनको बीजेपी ने निकाल दिया वो बीजेपी के चेहरे हो नहीं सकते। बीजेपी के अंदर अनुशासन के दायरे में रहना, और जो उस अनुशासन के दायरे को तोड़ता है समय पर हम कठोरता के साथ न चाह के भी ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करते हैं। अब जो हमारा निकाला हुआ माल है वो कहीं अगर शिफ्ट हो रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होता कि कांग्रेस इस बार जरूर इस बार विचार करती कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को निकाला क्यों होगा। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की ओर से मनाए जा रहे 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कड़ा प्रहार किया है। आर्य ने सरकार के दावों को चुनौती देते हुए कहा कि सिर्फ उत्सव मनाने से विकास नहीं होता, बल्कि सरकार को जनता के सामने अपना वास्तविक रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। उन्होंने प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और लचर शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि धरातल पर स्थितियां इससे उलट है। सरकार को 4 साल का ब्यौरा लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। 4 साल का उपलब्धियों का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। आज राज्य की जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, शिक्षा का लचर और व्यवस्थाएं कमजोर, लगातार पहाड़ों से पलायन हो रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं, ये जनता के सामने है। मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं, महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए? प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए कितनी भर्तियां और अवसर सृजित किए? स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए क्या जमीनी सुधार हुए? शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या ठोस पहल? हरिद्वार कुंभ मेला 2027 के अंतर्गत उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली देव टोलियों की गंगा स्नान और भव्य शोभा यात्रा इस बार प्रमुख आकर्षण का केंद्र होंगी। राज्य के लोक संस्कृति, परंपरा और आस्था को देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देश पर मेला प्रशासन ने इस दिव्य आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में मेला नियंत्रण भवन हरिद्वार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में देव टोलियों की शोभा यात्रा और स्नान कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। आज हमारी बैठक हुई थी और इसमें यही डिस्कशन हुआ कि किस तारीख को, पहले तो तारीख फिक्स होनी है, उसके बाद किस तरीके से कहाँ से आएंगे, कहाँ पड़ाव लगेंगे, किस तरह की व्यवस्था होनी है, कहाँ पे भूमि चयन होना है, इन सब पे काफी विस्तृत बातचीत हुई है। और क्योंकि अभी हमारे पास समय भी है और कुछ ऐसे सुझाव थे जिनको हमें टेकअप करना है और कुछ हमारे क्वेश्चंस थे जिनके बारे में ये विस्तृत चर्चा करके दोबारा एक बार बैठक की जाएगी। देव डोलियां यहाँ आने से कितना भव्य रहेगा? जैसे अभी बात हुई कि काफी दिव्य और भव्य तरीके से पूरे प्रदेश से देव डोलियां यहाँ पे आएंगी और काफी भव्य तरीके से यहाँ पे इनका आयोजन किया जाएगा। अभी स्नान की डेट को लेकर अभी हाँ, तो डेट का जैसे अभी डिस्कशन हुआ है, तो जैसे ही सही डेट मिलती है उसी को हम फिर फाइनलाइज लगभग कितनी देव डोलियां मैडम जो आनी है
तरह की व्यवस्था इस बार नहीं की जाएगी? ये जैसे मैंने कहा, प्रदेश से सभी हर कोने से यहाँ पे देव डोलियां आएंगी और कुमाऊं हो गया, गढ़वाल हो गया, दोनों तरफ से सभी देव डोलियां यहाँ से आएंगी और यहाँ पे बहुत ही भव्य दिव्य आयोजन किया जाएगा। के देव डोली पहले से भी हमारी 2-3 कुंभों में आ चुकी हैं और हमारी जितनी देवी देवता हैं उनको स्नान कराने का पहले से भी हमारी परंपरा रही है, लेकिन अब सामूहिक रूप से परंपरा हमने पहली बार हमारे स्वर्गीय मोहन सिंह गांवासी जी के कल्पनाओं में हमने ये साकार किया था। तो इसलिए अभी सरकार ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को कि सरकार बहुत गंभीरता से हमारे इस देव डोली कार्यक्रम को ले रही है और उसके लिए वो सारा उन्होंने आश्वासन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम सारा का सारा जो है आपकी सहयोग करेंगे और दिव्य और भव्य इस आयोजन को करेंगे। गढ़वाल कुमाऊं से दोनों जगह से आनी है, लगभग कितनी संख्या की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, संख्या तो कम से कम हमारी ये समझ लो कि 500-700 से करीब हमारी जो है डोलियां आएंगी और उसमें कम से कम हर डोली के साथ उन डोलियों के साथ कम से कम 20 से लेकर 200-500 आदमी तक हमारे आएंगे और कुछ लोग केवल देव डोली देखने के लिए आएंगे, पूरे विश्व इस देव डोली कार्यक्रम को देखेगा। तो ऐसा भव्य और दिव्य कार्यक्रम होने वाला है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। मनोज कश्यप हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। मनोज, आखिरकार कुंभ मेला 2027 की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आगामी 2027 में हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है, तो उसको लेकर तमाम जो तैयारी है उसको लेकर लगातार जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो तो अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं, लेकिन जो मेला अधिकारी सोनी का है वो भी लगातार संबंधित अधिकारियों के साथ में यहाँ पे जो तमाम व्यापारी है या फिर किसी संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ में बैठक की जा रही है। लगातार यहाँ पे जो है आज एक बैठक भी की गई थी, इससे जो डोली यहाँ पे शामिल होने वाली है उनके साथ में किस तरीके की जो व्यवस्था होगी, क्योंकि उत्तराखंड की एक जो संस्कृति जो पहचान है वो देव डोली से होती है। तो लगातार उन लोगों के साथ भी बैठक की जा रही है। यहाँ पे मेले को भव्य दिव्य बनाने के लिए कई तरह के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दिनेशपुर में बसंती पूजा के अवसर पर दर्पण विसर्जन का उत्सव विधिवत यहाँ संपन्न हुआ है। पूरे क्षेत्र में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला, जहाँ श्रद्धालुओं ने माता रानी को विदाई दी। दर्पण विसर्जन के बाद मंदिर परिसर में महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सिंदूर खेला की रस्म भी निभाई। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे पर सिंदूर लगाकर अपनी पतियों की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना मां दुर्गा से की। पूरे माहौल में उत्साह, आस्था और परंपरा की एक झलक साफ देखने को मिली। आज विजयदशमी है, आज विजयदशमी खत्म हो गए। आज हम सिंदूर खेल रहे हैं पति के आयु के लिए, लंबे आयु के लिए। सब महिला लोग हैं यहाँ पे। 10 दिन से पूजा हो रही है यहाँ पे, भंडारा भी हुआ, सबने प्रसाद लिया। हम 1 महीने से सब कलेक्शन कर रहे हैं पैसे, इधर जाके सभी ने स्वागत किया, प्रसाद लिया सबने। आज दशमी है, सबको सिंदूर लगाया हमने। आज दशमी था, 5 दिन हमने पूजा किया, दुर्गा पूजा, और आज जाके दशमी के दिन समापन है, विजयदशमी के दिन। तो आज सब महिलाएं एक साथ इकट्ठा होके एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। उसमें माता जाते जाते आशीर्वाद देके जाती है कि सबका सुहाग बना रहे, सबका बच्चे अच्छे रहे, सुख शांति बने रहे। तो माता हम सबको आशीर्वाद देके जाती है। आज विजयदशमी है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे अमावस्या के बाद कदली छेदन होता है, उसके बाद षष्ठी पूजा, फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी, फिर दशमी। आज दशमी का प्रोग्राम है। आज महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती है और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। नरेंद्र नगर में मां बाल कुंवारी के बरसों पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कर 37 लाख से ज्यादा की लागत से भव्य मंदिर बनाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के एक व्यक्ति के सपने में आकर मां बाल कुंवारी ने मंदिर जीर्णोद्धार करने का संदेश दिया था। मंदिर में गर्भगृह में 3 दिनों के विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ ही मां बाल कुंवारी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान करते हुए मूर्ति में दिव्य शक्ति का वास किया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने मां से सुख समृद्धि और अमन चैन की प्रार्थना की। इस मंत्र के भाव को चरितार्थ किया है दोगी पट्टी में नसोगी ग्राम के रयाल बंधुओं ने। इस भयंकर कलिकाल में जहां हम लोग केवल अर्थ प्राप्ति और केवल अर्थ प्राप्ति के पीछे भाग रहे, पैसे के पीछे, वहां रयाल परिवार, इन रयाल बंधुओं ने अपने
पुरुषार्थ के द्वारा कमाए गए धन से इतना भव्य और दिव्य मंदिर बनाया। ऐसे मंदिर इस काल में बने हुए बहुत कम मंदिर है हमारे पूरे उत्तराखंड में। तो बधाई के पात्र है हमारे समस्त रयाल परिवार, ग्राम नसोगी। और ये भाव चरितार्थ तब होता है, ये काम सिद्ध तब होता है जब शरणागत दीनार्थ वाला भाव होता है। शरणागति का भाव ले लो तो माँ भगवती सब कुछ करती है। माँ तो केवल एक अम्बा ही नहीं, वो तो जगदम्बा है। वो सबका भरण पोषण करती है और वही सबका पूर्ण भी करती है। उसी की कृपा से शरणागति का भाव रहा तो असंभव जैसा दिखने वाला कार्यक्रम भी संभव हो गया। हमारी कुल देवी माँ भगवती बाल कुंवारी के मंदिर का नवनिर्माण यहाँ पे ग्राम वासियों के द्वारा किया गया और मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया 3 दिन के लिए। और आज इसका समापन समारोह के उपलक्ष्य में लगभग ओनली अपने गांव के लोग नहीं अपितु आसपास के जो गांव हैं वहां से भी बड़े मात्रा में भक्त लोग, श्रद्धालु लोग आए हैं और सब लोगों ने मां का आशीर्वाद लिया, प्रसाद ग्रहण किया। भंडारा का निरंतर चल रहा है, आयोजन किया गया ग्रामवासियों के द्वारा। और मैं समस्त ग्रामवासियों को, समस्त श्रद्धालुओं को एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके इस अथक परिश्रम और दृढ़ संकल्प से आज माता का निर्मित मंदिर तैयार हुआ और भक्तों के लिए अभी दर्शन के लिए उपलब्ध है। सर्वप्रथम तो समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और हमारा जो गांव है एक छोटा गांव है, लेकिन इस छोटे से गांव में भी इतनी बड़ी हिम्मत लोगों ने उठाई है, बहुत बड़ी हिम्मत उठाई है। और ख़ासकर जो 5-6 लोग गांव में रहते हैं उन्होंने इसका नेतृत्व किया और हम लोगों ने इसको जो है अपने अपने स्तर पर सहयोग किया है। तो मैं समस्त जो इसका नेतृत्व कर रहे थे इस मंदिर निर्माण का उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। देश के कई शहरों के साथ ही उत्तराखंड में भी कई जिलों में आज भी गैस की किल्लत की खबर सामने आ रही है। अलग बात है कि सत्ता पक्ष और गैस एजेंसियों का दावा है कि अब परेशानी खत्म हो चुकी है, लेकिन स्थिति ये है कि लोग आज भी परेशान हैं। राजधानी में गैस सिलेंडर 6ठे दिन पहुंच रहा है तो वहीं हरिद्वार में 5वें दिन पहुंच रहा है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। रिपोर्ट देखिए। राजधानी देहरादून में करीब 70 गैस एजेंसियां सक्रिय हैं, जहां भगवानपुर, हरिद्वार और लोनी स्थित बॉटलिंग प्लांटों से नियमित रूप से गैस की आपूर्ति हो रही है। इसके बावजूद एजेंसी के अनुसार कहीं दूसरे दिन तो कहीं 8-10 दिन में सिलेंडर पहुंच रहा है। देहरादून में औसत वितरण समय 5 दिन दर्ज किया गया है। गैस सिलेंडर मिलने में हो रही देरी को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि सरकार केवल लोगों को गुमराह कर रही है और सरकार के पास पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश में गैस की किल्लत ज्यों की त्यों बनी हुई है। लोग लगातार गैस को लेकर के परेशान हैं। सरकार गैस की किल्लत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी राजधानी देहरादून में गैस बुकिंग के लगभग 7 दिनों के बाद उपभोक्ताओं को किसी तरह सिलेंडर मिल रहा है और बहुत से लोग तो जो है इसलिए परेशान है कि ना तो उनकी गैस बुक हो पा रही है, ना उनको सिलेंडर मिल रहा है। अगर गैस की कोई समस्या है तो सरकार को उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर आप समस्या को स्वीकारेंगे नहीं तो उसका समाधान कैसे निकलेगा? अगर गैस की कोई दिक्कत नहीं है तो उपभोक्ताओं को परेशानी क्यों हो रही है? ये एक सोचने वाला सवाल है। अब गैस की समस्या से आम उपभोक्ताओं को कैसे निजात मिलेगी ये तो सरकार ही बताएगी, लेकिन जो सरकार सच को स्वीकार नहीं कर रही है वो समाधान क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। जल्दी से जल्दी जो है गैस की वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर सरकार को विचार करना चाहिए और उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो इस पर जो है तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। 11 से 13 मार्च के बीच गैस की कमी की अफवाहें फैलने पर अचानक बुकिंग बढ़ गई। उस दौरान 25 और 45 दिन का नियम लागू नहीं था, जिससे सर्वर पर अधिक लोड पड़ा और तेल कंपनियों के सॉफ्टवेयर प्रभावित हो गए। यदि किसी दिन बॉटलिंग प्लांट बंद रहता है तो उस दिन की सप्लाई प्रभावित होती है। उससे अगले दिनों में बैकलॉग बढ़ जाता है और डिलीवरी में देरी हो सकती है। तो वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार का पूरा ध्यान इस ओर है, किसी तरीके की कोई कमी गैस की नहीं होगी। देखिए, गैस की वजह से जो लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं वो इस तरह की अफवाहों में ना आए, क्योंकि जनता के हित में लगातार सरकार अपने फैसले ले रही है और सरकार के पास गैस भी है और उसकी खपत भी बाकायदा बदस्तूर ठीक है। तो इसलिए लोगों को इन चीज़ों में नहीं आने की आवश्यकता नहीं है। लोग राजनीति रोटियां इसमें सेकने का काम कर रहे हैं। रही बात एक्सरसाइज
जो है हमारी कम करने की, तो जनहित में ये फैसला सरकार ने लिया है। तो जाहिर सी बात है कि जब वहाँ से कुछ महंगा मिलेगा और कंपनियों को उसमें नुकसान होगा तो उसकी भरपाई सरकार ने अपने ऊपर ले ली है, ताकि किसी को नुकसान ना हो और जनता के ऊपर इसका भार ना पड़े। तो मुझे लगता है कि जो लोग हम पे आरोप लगाने का काम करें, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहाँ तो पेट्रोल डीजल पर उन्होंने रेट बढ़ाने का काम कर दिया, हिमाचल में 5 रुपये बढ़ाने का काम कर दिया, कर्नाटक और तेलंगाना तक में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर तो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार जनहित में अपने फैसले ले रहे हैं और केंद्र सरकार ने भी इसमें कहीं ना कहीं बेहतर फैसला लिया है। राजधानी देहरादून में अभी भी लोगों को गैस सिलेंडर लेने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी के 6ठे दिन गैस सिलेंडर पहुंच रहा है, तो वहीं हरिद्वार में 5वें दिन। ऐसे में बुकिंग के बाद उपभोक्ताओं को औसतन 5 से 7 दिन का इंतजार भी करना पड़ रहा है। ये हालात कब सुधरेंगे, कब सामान्य हो जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। गैस के लिए अभी भी लोगों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में गैस सिलेंडर घरों तक पहुंचने में लगभग 6 दिन का समय लग रहा है, तो वहीं हरिद्वार में भी 5 से 6 दिन का समय लग रहा है। यानी कि लगभग 1 हफ्ते का जो इंतजार है वो उपभोक्ताओं को करना पड़ रहा है गैस सिलेंडर बुक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये भी देखा जा रहा है कि गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। लगभग राजधानी देहरादून में ही 70 गैस एजेंसियां हैं जिनके बाहर भीड़ भी देखी जा रही है, और 70 गैस एजेंसी होने के बावजूद भी सप्लाई काफ़ी कम है, जिससे अब लोगों में ये भी है कि कब उनका सिलेंडर पहुंचेगा। हालांकि हालात को सुधारने के लिए लगातार सरकारें काम भी कर रही है। राज्य सरकार साफ तौर पर यह निर्देश दे चुकी है कि गैस सिलेंडर समय पर लोगों को मिल सके, इसके लिए योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं। तो वहीं विपक्ष इसको लेकर सवाल भी बार बार खड़े कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार पूरी तरह से नाकाम है, तो वहीं लोगों को लंबा इंतजार गैस सिलेंडर के लिए अभी भी करना पड़ रहा है। ये हालात कब सामान्य होंगे, ये खैर देखने वाली बात होगी। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।